हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स दैट इज लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। 88वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का मिला के सिर्फ 3 दिन का कोर्स ये जो है और बचा हुआ है और सी सेट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 6 आज रहेगा, तो 2 पार्ट सी सेट के ही इसमें और कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि हम लोगों ने इसमें कुछ मतलब मल्टीपल टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड करे हैं हर दिन के सेशन में, तो आज भी कुछ उस तरीके का ही रहने वाला है। तो जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इस कोर्स के बारे में लोगों को बताएं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल में उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि जो वीडियोज़ वगैरह के नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। इस मिशन में आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं। हमारा एक मिशन के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं टू मेक द एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, और इस मिशन में आप लोग हमारा सहयोग करें, ठीक है। जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग अपने एंड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जितना भी कंट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से आएगा उसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को होगा और बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा कि हम लोग यहाँ पर जो है आप लोगों को देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कोर्सेज़ वगैरह हैं जो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का कोर्स काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। देन वी हैव दी कोर्स फॉर इकोनॉमी का कोर्स है हमारे पास, पॉलिटी का कोर्स है, और भी कुछ 2-3 कोर्सेज हैं जो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा जो साथ है, जो सहयोग है वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके लिए आप कहिए, फिर आपको वीडियोज़ के साथ साथ जो है हम नोट्स, क्विजेज़ और मॉक टेस्ट ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्कैन एंड पे का ऑप्शन है, जो यहाँ से करना चाहता है उसके लिए सिंपल तरीका है। अदरवाइज किसी को अगर यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करना है तो दैट ऑल्सो वी हैव द ऑप्शन okul@axis bank इज अवर यूपीआई आईडी। और बाकी अगर किसी को इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से अगर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, तो ये सभी लोगों के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आज के दिन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सीरीज़ का क्वेश्चन हमने ये लिया है पहला, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस मतलब जो हमारा ये सी सेट का प्रोग्राम चल रहा है, सी सेट का जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम हर टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पर कवर कर लें, ठीक है। तो सीरीज़ का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, सीरीज़ का भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन क्या है देखिए उसमें समझना है कैसे करेंगे आप। व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस, यानी कि कुछ नंबर की सीक्वेंस दी गई है, इसमें ये लास्ट वाला नंबर जो एक्स है इसको आपको बताना है कि ये क्या होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली जो पैटर्न दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आप जितने तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं करना है, और उसमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप पैटर्न फाइंड आउट कर लेंगे तो आप कोई भी नंबर कहीं पर बीच में अगर पूछा गया है वो, कहीं पर लास्ट में पूछा गया है वो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इस सीक्वेंस के आधार पर कौन सा नंबर ऐसा है जो सही नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप बता सकते हैं, वो भी आपको, लेकिन वही है कि पैटर्न आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर जो दिए हुए हैं 4, 196, 16, 144, 36, 164। अब मुझे बड़ा यहाँ पर क्लियरली एक दिख रहा है कि ये नंबर जो है सारे के सारे किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है, जिसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा, देखिए 4 इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। 196 अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का। 144 इज 12 स्क्वायर। 36 इज योर 36 कितने का स्क्वायर होता है, 6 का। 100 इज 10 स्क्वायर और 64 इज 8 स्क्वायर। अब लेकिन आप यहां पर देखिए 4 स्क्वायर 14 स्क्वायर, नहीं 2 स्क्वायर 14 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। इस तरीके से भी आप यहां पर कुछ पता नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये नंबर ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक एक का गैप करते हुए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी कि एक एक के उसमें मतलब 2-2 के उसमें आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 2, 4, 6, 8 और इन सभी का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये बीच बीच में एक एक यहां पर इनके बीच में गैप है, ठीक, ऐसे। इसके बाद यहां पर देखिए ये मतलब आगे की तरफ को प्लस हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8 और इन सबका स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन बीच में एक गैप जो है वो खाली है। साथ ही आप यहां पर देखिए 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये 14 है, 14 - 2 इज 12, -2 इज 10 और इन सबका स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि हम बात करें इस वाले सीरीज में अगर हम जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है, +2 और +2 और उन नंबर का स्क्वायर। और अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, -2,
ठीक है, -2 तो सिमिलरली अगर आप यहां पर जाएंगे तो -2 होगा, यानी कि 10 से -2 करेंगे 8 और 8 का स्क्वायर विल अगेन बी 64। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका दैट विल बी 64। ठीक है, आपको बस पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस तरीके का पैटर्न किसी भी चीज का बन रहा है। पैटर्न आपका स्क्वायर का बन सकता है, आपका क्यूब का बन सकता है, कोई नंबर एडिशन हो सकता है, कोई नंबर सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एपी जीपी का जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो जो कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, या कॉमन रेशियो होता है, उस तरीके के क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जाते हैं। तो सीरीज में आपको बस ये ध्यान रखना है कि पैटर्न समझने की कोशिश करनी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो टफ यहां पर नहीं आएगा। पैटर्न आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी 19 में। ठीक है, पिछले साल के पेपर में ये आया हुआ है कि कंसिडर करने हैं दो स्टेटमेंट दैट इज S1 एंड S2। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है। S1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, पहली बात तो यह प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। और S2 स्टेटमेंट में दिया गया है कि P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। ये एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं फिर क्वेश्चन समझेंगे। P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 23, 29, दीज आर ऑल योर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे, जैसे 2 है वो 2 केवल या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। सिमिलरली 5 है, 5 केवल 5 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। दे आर योर प्राइम नंबर्स। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि P एंड Q जो है वो दोनों प्राइम नंबर है। आप सपोज कर लीजिए ये दो ले लीजिए, 2 एंड 3, ठीक है, या 2 एंड 5, कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 एंड 3 ले लेते हैं। अगर हम 2 एंड 3 प्राइम नंबर ले रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई हमने करा। दूसरा बोल रहा है कि P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। इसको आप ऐड करके देख लीजिए, 2 प्लस 3 क्या आएगा 5, ये फिर से ऑड इंटीजर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि इज PQ एन ऑड इंटीजर, यानी कि P मल्टीप्लाई बाई Q, 2 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 6। क्या ये ऑड है? क्या ये ऑड है? ये ऑड नहीं है, ये इवन है। ठीक है, तो अब इसमें ये लिखा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्या P और Q ऑड है, क्या P और Q ऑड है। तो P एंड Q मतलब P मल्टीप्लाई बाई Q, यानी कि PQ क्या ऑड है। तो ठीक है, देखिए S1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये दिया जाएगा कि P एंड Q बोथ आर प्राइम, मैंने यहां पर प्राइम लिया 2 एंड 3, और मेरा कहां आंसर यहां पर P एंड Q इज ऑड इंटीजर आया, नहीं आया, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली क्या S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर P प्लस Q ऑड इंटीजर है, जैसे 2 प्लस 3 इज 5, इट इज एन ऑड इंटीजर, लेकिन क्या उसके आधार पर हम ये जवाब बता सकते हैं कि PQ इज एन ऑड इंटीजर? नहीं, ये भी नहीं बता सकते। बोथ S1 एंड S2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और या फिर बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, उससे भी हमारा आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है, कि P और Q, हमने दोनों यहां पर स्टेटमेंट सेटिस्फाई करी है कि P प्लस Q जो है, P और Q दोनों प्राइम है और P प्लस Q एक ऑड भी है, लेकिन फिर भी PQ जो है वो ऑड नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये वाला भी सही नहीं है, सिर्फ ये वाला जो है वो सही है कि S1 और S2 को अगर हम साथ लेते भी हैं, मतलब सिर्फ S1 और S2 की जो कंडीशन है उसको अगर हम साथ लेते भी हैं, तब भी हमारा जो है वो क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, समझ गए आप यहां पर कुछ भी लेके देख लीजिए। आपका मान लीजिए 2 और 5 आप लेते हैं, तो 2 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, 2 प्लस 5 इज एन ऑड इंटीजर, 7 आएगा 2 प्लस 5। ठीक है ना, 2 प्लस 5 क्या आएगा 7, ये फिर से ऑड है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या 2 इंटू 5 आपका ऑड है? 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, ये फिर से ऑड नहीं है, ये तो इवन हो गया। ठीक है, तो फिर से आपका आंसर जो है यहां से नहीं निकल सकता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ना S1 और ना S2 दोनों को भी अगर आप साथ कंबाइन करके देख रहे हैं, तब भी वो आंसर का, क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं दे पा रहे। तो आंसर जो इसका सही बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। इसको हम देखते हैं क्या है। बहुत आसान सवाल होते हैं इसके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, बस आपको अपना ईस्ट और वेस्ट और लेफ्ट एंड राइट इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको पहले ही एक चीज बता दूं कि कभी भी कन्वेंशन में गड़बड़ मत कीजिएगा। हमेशा ईस्ट एंड वेस्ट को आपको ऐसे लेके चलना है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है,
नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज ये है कि जिस तरफ को जा रहे हैं, मतलब जिस तरफ को आपका फेस है, उस तरफ से आपको ध्यान रखना है कि ये साइड आपकी लेफ्ट है और ये साइड आपकी राइट है। दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, बस। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन को जा रहे हैं उसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट है, जो राइट हैंड साइड है वो राइट है, बस ये ध्यान रखना है। कभी भी गड़बड़ आप लोग इसमें फिर इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ए कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपने घर से स्टार्ट करता है, इधर की तरफ को जा रहा है, ईस्ट की तरफ को। ठीक है, कितना? 20 मीटर। ठीक हो गया। जब वो यहां पर पहुंच जाता है तो उसको उसका एक फ्रेंड मिलता है बी। ठीक है, वो फ्रेंड उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद वो दोनों जो है दे टुगेदर वॉकड 10 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। फिर वो इसी डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में 10 मीटर आगे और जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या था, यहां पर उसको ए चल रहा था, यहां से उसको बी मिला। अब यहां पर कौन कौन है? ए और बी दोनों है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है? देन ए टर्न्ड लेफ्ट व्हाइल बी टर्न्ड राइट। अब देखिए फेस किधर की तरफ को है? दोनों का इधर की तरफ को है। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब इधर को होगा, राइट मतलब इधर को होगा, सीधी सी बात हो गई। ठीक है, ये आप समझ गए। तो ए ने इधर को टर्न कर लिया है, ठीक है, ए, और बी ने इधर को टर्न कर लिया है। ठीक, अब देखिए ए टर्न लेफ्ट, बी टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए जो है वो चला है 2 मीटर और बी जो है वो चला है 8 मीटर। ठीक है, ये आप समझ गए। इसको हम यहां से मिटा देते हैं। ए और बी आप समझ गए कहां कहां पर पहुंच चुके हैं। अब बी यहां पर है और ए यहां पर है। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है? अगेन बी टर्न्ड लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर। ठीक है, देखिए अब ये बी का जो फेस है वो इस तरफ को है, तो इसके लिए लेफ्ट क्या होगा? ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। ठीक है, बस हमेशा एरो की डायरेक्शन को आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट कहां पर होगा। ठीक, तो क्या लिखा गया है कि बी फिर से लेफ्ट टर्न करता है और 4 मीटर चल रहा है, यानी कि ऐसे इसने टर्न किया और कितना ट्रेवल किया है? 4 मीटर। ठीक, फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। अब देखिए इसका जो फेस है, अब आप देख लीजिए फेस कहां की तरफ को है। अब बी का फेस इस तरफ को है। ठीक है, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अब वो क्या कह रहा है कि 4 मीटर चलने के बाद वो 5 मीटर चला है राइट की तरफ, यानी कि इस तरफ ऐसे। ठीक है, दिस इज 5 मीटर और ये बी का ऑफिस है। यहां पर बी जो है अपने ऑफिस में पहुंच चुका है। ठीक, तो बी को तो हमने ऑफिस पहुंचा दिया। अब इसके बाद ए को देखिए, ए अभी यहां पर है। फिर क्या लिखा गया है ए के बारे में कि ए टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। ए का डायरेक्शन ये है फेस का, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ए राइट टर्न कर रहा है और कितना चल रहा है? डायरेक्टली 12 मीटर, और ए का ऑफिस है यहां पर। ठीक, अब वो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस। तो दोनों के ऑफिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली। ठीक है, यही होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। बहुत सिंपल है, आपको एक तो ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, आप सिंपल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? पहले जो ये नीचे दी गई है, इसमें आपको पता है कि ये पूरा का पूरा 12 है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितना था? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर। सॉरी, यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है। ठीक है, ये 8, तो ये ऊपर वाली ए है 8, ये 4 मीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये वर्टिकल की बात करें तो टोटल आपको पता है कि कितना है? ये 2 है, ये 8 है, 10, और ये 5 है, यानी कि 15। ठीक है, तो ये 15 मीटर है। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप इसको निकाल सकते हैं, दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर इज 225। दोनों को ऐड करेंगे 289, और 289 का ये होगा रूट। ठीक है, 289 का ये होगा रूट, दैट विल बी इक्वल टू योर 17 मीटर। तो आंसर आपका जो सही बनेगा दैट विल बी बी। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चंस के लिए बस आपको केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को आपको फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं होंगे, वो यूनिवर्सली फिक्स्ड है। ठीक, और जो लेफ्ट राइट है वो डिपेंड करेंगे कि जो पर्सन जा रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरफ को उसका फेस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका ये वाली साइड जो है लेफ्ट होगी और ये वाली साइड जो है वो राइट होगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट जो है वो बेसिकली आपके डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है, आप बैठे हैं ऐसे, मैं बैठा हूं ऐसे, ठीक है, आमने सामने से, जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है,
जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट और राइट जो पर्सन चल रहा है उसके फेस की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे आपको बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं करना है और उस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि वो यूनिवर्सली फिक्स्ड डायरेक्शंस हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, इनको बोला जाता है सिलोगिज्म, ठीक है। तो सिलोगिज्म में भी बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इनको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट दिया गया है कि सम रैट्स आर कैट्स, कुछ रैट्स जो है वो कैट्स है, ठीक है। कैसे बनाते हैं इनको, इनका डायग्राम बनता है बड़ा सिंपल, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। देखिए ये कुछ रैट्स है, ठीक है, दीज आर ऑल रैट्स, और बोल रहा है कि सम रैट्स आर कैट्स। तो ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम रैट्स आर कैट्स, ये वाला कैट है, ये वाला रैट है, ठीक है, दिस इज योर रैट, दिस इज योर कैट, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि सम कैट्स आर डॉग्स। देखिए सम कैट्स आर डॉग्स, तो इसका मतलब डॉग्स कहां पर आएंगे। देखिए डॉग्स आपके ये भी हो सकते हैं, दिस कैन बी डॉग्स, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है सारी की सारी लेनी है। अब आप अगर ये बना देंगे कि सम कैट्स आर डॉग्स केवल इस वाले को, तो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि सम कैट्स आर डॉग्स में आपका ये पार्ट भी तो आ सकता है ऐसे, फिर भी सही है, सम कैट्स आर स्टिल डॉग्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर बना दें डॉग्स को, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या है कि कैट इधर है, ये तो आपने बना दिया सम रैट्स आर डॉग्स, ठीक है, तो ये नहीं बना सकते, ठीक। तो सम कैट्स आर डॉग्स में ये दो कंडीशन बन सकती है कि या तो सिर्फ कैट्स वाले पोर्शन में आप कुछ लेके डॉग्स कर दें, या फिर कैट और रैट वाले को मिला के आप डॉग कर दें, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक। इसके बाद जो तीसरा दिया गया है दैट इज नो डॉग इज अ काउ, यानी कि काउ और डॉग के बीच में कोई भी एरिया जो है वो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि काउ आपका इधर भी हो सकता है, दिस कैन बी काउ, राइट, दिस कैन ऑल्सो बी अ काउ, दिस कैन ऑल्सो बी अ काउ, और दिस कैन ऑल्सो बी अ काउ। ये चारों ही कंडीशन में काउ हो सकता है कि या तो काउ पूरे के पूरे से बाहर है, ठीक, या फिर कुछ कैट का कुछ पोर्शन है जो काउ के अंदर में है, लेकिन डॉग से हमें मतलब है क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि नो डॉग इज अ काउ, यानी कि डॉग और काउ के बीच में कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। कैट और काउ के बीच में हो सकता है, रैट कैट और काउ के बीच में भी हो सकता है, या सिंपल रैट और काउ के बीच में भी हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट कि काउ और डॉग के बीच में कॉमन रीजन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैट और कैट, यानी कि पहला वाला जो हमने बनाया उसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। सम कैट्स और डॉग्स में हमने दो पॉसिबिलिटीज बनाई है, एक ये वाली है, ठीक है, कि जिसमें जो डॉग्स और कैट्स के बीच में कॉमन रीजन है। इसके बाद ये वाला भी एक पॉसिबिलिटी है जिसमें रैट कैट और डॉग तीनों के बीच में पॉसिबिलिटी है। और जो तीसरा वाला हमने बनाया उसमें 4 केस है, यानी कि आपका या तो काउ पूरा बाहर है, सबसे अलग है, या फिर कैट और काउ में है, या फिर काउ रैट और कैट मिला के है, या फिर काउ और रैट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जितनी है ये आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर एक भी पॉसिबिलिटीज आपने इसमें छोड़ दी तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन में क्या दिया गया है, देखिए कि नो काउ इज अ कैट। देखिए यहां पर हमने ये वाला रीजन जो बनाया है नो काउ इज अ कैट, इसमें सेटिस्फाई नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको सारी के सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेंगी, तभी आप सही बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है और कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही नहीं है या गलत है, ठीक है। अगला दिया गया है कि नो डॉग इज अ रैट। देखिए फिर से नो डॉग इज अ रैट, अगर हम डॉग और कैट को केवल यहां पर बनाते तो नो डॉग इज अ रैट वाला हमारा उस हिसाब से सही हो जाता, लेकिन यहां पर नहीं है क्योंकि हमने ये वाली पॉसिबिलिटी भी ली है। और इसमें देखिए आप जो ये वाला रीजन है, दिस इज योर डॉग्स विच आर रैट्स या रैट्स विच आर डॉग्स, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि सम कैट्स आर रैट्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो ये वाला रीजन है सम कैट्स आर रैट्स, ये वाला ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सम रैट्स आर कैट्स ये बिल्कुल सही है, यूनिवर्सली सही होना चाहिए, मतलब जितने भी आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके आधार पर जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो सारे बनाएंगे। उसके बाद जो कंक्लूजन बिल्कुल हर स्टेटमेंट के हिसाब से जितने भी आपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जितने भी आपने पॉसिबल रीजन्स बनाए हैं इंटरसेक्शन के, उनमें आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कंक्लूजन है वो किसी भी तरीके से गलत प्रूव नहीं होना चाहिए, तभी वो आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो सही होगा दैट विल बी ओनली 3, ठीक है, ओनली 3 सी इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है, द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर, यानी कि ए प्लस बी की जो सैलरी है वो सी और डी की सैलरी को अगर हम साथ लेते हैं तो इससे ज्यादा है, ठीक है। दिस बिकम्स योर
फर्स्ट कंडीशन, ठीक। दूसरा बोल रहा है द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड सी इज द सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर, ठीक है। ए और सी की अगर हम सैलरी को मिला रहे हैं तो वो बी प्लस डी की सैलरी के बराबर है, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरा दिया गया है कि ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। ए की जो सैलरी है वो बी और डी की अगर हम मिला दें तो उसका आधा है, या फिर आप कह सकते हैं कि बी और डी की सैलरी का जो एवरेज है दैट इज ऑफ ए, ठीक। अब आप एक चीज यहां पर बड़े ध्यान से देख लीजिए कि दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को आप कंसिडर करते हैं तो आपको यह चीज मिल जाएगी कि ए की सैलरी बी की सैलरी सी की सैलरी के बराबर है और वो दोनों की सैलरी जो है वो बी प्लस डी की, यानी कि बी प्लस डी की आधी है, या फिर आप कह सकते हैं कि बी और डी की एवरेज है, ठीक है। आप इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सेकंड वाले की जो कंडीशन है उसको आप थर्ड वाले को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, आपको ये चीज मिल जाएगी कि सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस डी, यानी कि सी और ए की सैलरी जो है वो बराबर है, ठीक। अब जैसे ही आपने सी और ए की सैलरी को बराबर करके यहां पर रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि बी की सैलरी जो है दैट इज ग्रेटर देन डी, ठीक। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब पूछा गया है कि हुज इनकम इज द हाईएस्ट, तो देखिए डी की इनकम जो है वो हाईएस्ट हो नहीं सकती है क्योंकि बी की उससे ज्यादा है, तो ऑप्शन डी जो है वो तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए ए और सी की इनकम जो है वो बराबर है, ठीक है, लेकिन उन दोनों की सैलरी जो है वो बी और डी की सैलरी का क्या है, आधा है, यानी कि एवरेज है। और किसी भी नंबर का जो एवरेज है, ठीक है, वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए दो नंबर है आपके पास 3 and 4, ठीक है, 3 and 4, तो इनमें से जो बड़ा नंबर है दैट इज 4। पहली बात तो है कि 3 और 4 का एवरेज कितना होगा, 3 + 4/2 दैट इज 3.5, ठीक है। और ये जो एवरेज है, ये जो इन दोनों नंबर में से जो लार्जर नंबर होगा यानी कि 4, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको यहां पर बी और डी दो नंबर है, जैसे आपको उसमें से पता है कि बी क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहां से आपने कंडीशन देख ली है कि बी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो आपको पता है कि बी और डी का जो भी एवरेज होगा, जो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, ए और सी दोनों ही बी और डी के एवरेज है, तो ए और सी जो है वो बी से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। डी से बड़े होंगे लेकिन सी बी से बड़े वो नहीं होंगे। मतलब दो नंबर का अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो वो एवरेज जो है उन दो नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उससे बड़ा नहीं होगा, वो उन दोनों के बीच में लाई करता है, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है कि बड़े वाले से छोटा और छोटे वाले से बड़ा, ठीक है। तो यानी कि बी जो है वो सबसे बड़ा होगा इस हिसाब से, क्योंकि ए और सी तो बी से बड़े हो नहीं सकते और ए और सी बराबर है, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहां पर हमें दिख रहा है कि बी जो है वो डी से बड़ा ही है, तो यानी कि सबसे जो सही आंसर होगा हाईएस्ट इनकम विल बी ऑफ बी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दिन का। कंसिडर द फॉलोइंग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ठीक है। ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। ए प्लस बी अगर लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि ए जो है वो बी का सन है, ठीक है। ए यानी कि नीचे आएगा, सन है, पहली बात तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये सन है, सन का मतलब होता है मेल, ठीक है, लड़का है, पुत्र है, किसका, बी का, ठीक है। अब बी मेल है फीमेल है अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अगले स्टेटमेंट में देखेंगे क्या है, ए माइनस बी का मतलब है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। चलिए अब इसमें नीचे क्या दिया गया है कि हमें इस एक्सप्रेशन का मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होगा, P + R - Q। पहले हम इसमें ये वाला पार्ट देखेंगे, P + R, इसका मतलब क्या है कि P इज द सन ऑफ R, ठीक है। P नीचे आएगा, सन है, पहली बात मेल है, ठीक, किसका, R का। R मेल है फीमेल है अभी हमें नहीं पता, ठीक है। आगे का पार्ट देखते हैं, R - Q। R - Q का मतलब हो गया कि जैसे A - B का मतलब है कि A इज द वाइफ ऑफ B, उसी तरीके से R - Q का मतलब है कि R इज द वाइफ ऑफ B, R इज द वाइफ ऑफ Q, तो यानी कि R वाइफ है। यह हमें पता लग गया कि R वाइफ है, इसका मतलब हमें पता लग गया कि R क्या है, फीमेल है, ठीक है। और किसकी है, Q की, यानी कि Q क्या होगा, मेल, ठीक, ठीक है। और दिस इज योर वाइफ और ये होगा हस्बैंड। मतलब ये कुछ नहीं है, ज्यादा कहानी घुमा के दी हुई है, यहां पर है कुछ नहीं, ये पति पत्नी है दोनों, Q and R, और P जो है उनका लड़का है, ठीक है। तो पूछा यह गया है कि इनमें से सही क्या है, Q इज द सन ऑफ P, नहीं, Q तो पिताजी हैं, सन कैसे हो जाएंगे, ठीक है। Q इज द वाइफ ऑफ P, नहीं, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q इज नॉट द वाइफ ऑफ P, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, ठीक है। तो ये भी गलत है। Q इज द फादर ऑफ P, बिल्कुल, Q जो है वो सन के पिताजी हैं, ये तो साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। ये लड़का है और ये उनके पिताजी हैं, तो Q इज द फादर ऑफ P, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आएंगे,
थोड़ा सा आप लोगों को बस ये जो रिलेशंस वगैरह है ये थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें भी जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रिलेशंस होते हैं, जो कजिन्स वाले होते हैं, नीज नेफ्यू, ठीक है, अंकल आंट, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। और या फिर जब कभी 3 जनरेशन हो जाए, ठीक है, जैसा अभी तो ये केवल हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा था, ठीक है, उनका चाइल्ड था, या उससे ऊपर का कभी अगर आप चले जाए तो जैसे मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स आपके आ जाएंगे इसमें कहीं पर, तो 3 रिलेशन कहीं पर 3 जनरेशन हो जाए, या फिर कहीं पर वो नीज नेफ्यू, ठीक है, अंकल आंट वाला केस अगर लगता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कहूंगा कि मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उसको सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। अगर आपको रिश्ते बिल्कुल अच्छे से पता है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है जिंदगी में कि रिश्तों की अहमियत को समझे, ताकि वो क्वेश्चंस जो अगर कभी कभी ऐसे आते हैं वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो चलिए, ये था आज के दिन का डिस्कशन। सी इसका सही जवाब है। इस मिशन में थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए, ठीक है। इस एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने का जो हमारा मिशन है, इसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा योगदान कीजिए। स्कैन एंड पे का ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई आईडी के थ्रू भी अगर कोई पेमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी अगर इंटरनेट बैंकिंग का या कार्ड के थ्रू अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये था आज के दिन का डिस्कशन। मैं आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको इससे फायदा हो रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो लोग आप शेयर करें। अब सिर्फ 2 ही दिन का कोर्स हमारी तरफ से बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसके बाद भी अगर इस कोर्स को देखते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर okul.co@gmail.com, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। सारे के सारे जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलेंगे कल के दिन में, फिर से 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, और कल हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि या तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लेंगे या फिर हम क्वेश्चन लेंगे कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं कल को। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।